इन चीजों में पढ़ चुके हैं। प्लांट में कुछ क्वेश्चन बताओ। प्लांट नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर कैसा होता है? यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर? हाँ, मल्टी सेलुलर। यूकैरियोटिक ना कि प्रोकैरियोटिक? ऑटोट्रॉफिक की हेट्रोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक। क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है। कौन से प्रोसेस से फूड बनाता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, डिफाइन करो। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? यही लिखाए थे हम यही लिखाए थे। हम क्या लिखवाए थे? लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। पूरी डिफिनेशन मत याद रखिए, बस जो हम लिखा है वही याद रखना है। लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में? रासायनिक ऊर्जा के रूप में होना क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 और H2O। ठीक है। प्लांट का फूड क्या होता है? भोजन, ग्लूकोज। ऑक्सीजन का निर्माण किसके विखंडन से होता है? हाँ, जल के विखंडन से होता है। एक्स्ट्रा पानी का पौधों के शरीर से निष्कासन क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का अंग कौन सा है? रंध्र, एस्टोमाटा। एस्टोमाटा कौन से आवरण से घिरा होता है? कौन से सेल से घिरा होता है? एस्टोमाटा का बाहरी आवरण किस कोशिका का होता है? गार्ड सेल। किसका होता है? गार्ड सेल, रक्षी कोशिका का या द्वार कोशिका का होता है। एस्टोमाटा का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर है? द्वार कोशिका पर। पत्तों का बाहरी आवरण किस कोशिका का होता है? पत्तों का लीफ का आउटर वाल किस चीज का बना होता है? एपिडर्मल सेल। किसका होता है? एपिडर्मल सेल का। ये सब याद नहीं किया है। किचन ऑफ द प्लांट किसको कहा जाता है? लीफ को कहा जाता है। ठीक है। वैस्कुलर बंडल प्लांट में क्या क्या होता है? संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम। क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम लिविंग टिश्यू है कि डेड टिश्यू? डेड। और फ्लोएम जीवित। फ्लोएम किसका परिवहन करता है? ग्लूकोज का। और जाइलम जल और खनिज का। जाइलम का बहाव एक दिशीय कि द्विदिशीय? फ्लोएम का द्विदिशीय। हम्म। जाइलम में न्यूक्लियस होता है? हम्म। कैसे नहीं होगा? होगा। फ्लोएम के सिव ट्यूब में, फ्लोएम के चालनी नलिका में न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? हाँ, फ्लोएम के चालनी नलिका में नहीं होगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। हेडिंग बना लो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसका थ्योरी पहले लिख लीजिए। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, मानव में पूर्ण विकसित पाचन तंत्र होता है जिसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल ब्रैकेट में लिखेंगे एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई 30 फीट या 9 मीटर होती है। थर्ड पॉइंट में लिखना, आहार नाल से जुड़े निम्न अंग हैं।
पहला लिखना, मुख गुहा, ओरल कैविटी। दूसरा लिखेंगे ग्रास नली, ईसोफेगस। थर्ड अमाशय, स्टमक। फोर्थ छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। सिक्स्थ पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ए में लिखे, इसमें पहला लिखना लार ग्रंथि, हाँ ना, पैनक्रियाज को अग्नाशय बोलते हैं। दूसरा लिखिएगा जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। थर्ड यकृत, लीवर। फोर्थ अग्नाशय, पैनक्रियाज। फिफ्थ आंत्र ग्रंथि। इंटेस्टाइनल ग्लैंड। लिख लिए? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि मनुष्य में क्या होता है, पाचन करने के लिए यानी फूड को प्रोसेस करने के लिए एक डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। उसी डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम का एक दूसरा नाम क्या है,
आहार नाल। आहार नाल को एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल दोनों एक ही है। कैनाल का मतलब समझ रहे हो, कैविटी मतलब ट्यूब, डक्ट जिसमें कुछ बह सके, फ्लो हो सके। कैनाल का मतलब क्या होता है, जैसे कैनाल लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, नाल, जिसके अंदर कुछ बह सके, फ्लो हो सके, हॉलो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर। तो मनुष्य के पास पाचन करने के लिए क्या है, आहार नाल है। आहार नाल का टोटल लंबाई अगर देखा जाए तो फीट में कितना फीट होगा, 30 फीट, और मीटर में 9 मीटर। मतलब मुख गुहा से लेकर के बड़ी आंत ये सब आपस में जुड़ा हुआ है ना जी। तो इसको लंबा अगर कर दें तो कितना लंबाई जाएगा, वयस्क व्यक्ति में 30 फीट जाएगा या फिर 9 मीटर जाएगा। मतलब मुख गुहा से बड़ी आंत तक की लंबाई 30 फीट या 9 मीटर होती है। बात आई समझ में। उसके बाद लिखा हुआ है कौन कौन से भाग पाचन तंत्र के अंतर्गत हैं। तो मुख गुहा है, ग्रसनी है, ग्रास नली है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, और इधर जो लिखा हुआ है ये सब क्या है, पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड। इधर जो है ये डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स हैं, पाचन अंग हैं, और इधर क्या है, पाचन ग्रंथियां हैं। इन सब का काम क्या है, 1 से लेकर 5 तक जो लिखा हुआ है इनका काम क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में बदल देना। जटिल भोज्य पदार्थ ये ग्रहण करेंगे और उसे सरल रूप में बदल देंगे। रोटी खाओगे, रोटी कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंपलर फॉर्म में बदल देगा। कौन बदल देगा, ये सब बदल देगा। उसके बाद इधर आओगे तो ये क्या है, पाचन ग्रंथियां। ग्रंथि अब कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक को कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और एक को बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी 2 तरह की ग्रंथि होती है। अंग्रेजी में कहते हैं एक को इंडोक्राइन ग्लैंड और एक को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। समझ में आया, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। तो यहां पर जो ग्रंथि लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं कि लार ग्रंथि, जठर, यकृत, अग्नाशय, आंत्र, ये सारी की सारी ग्रंथियां अंतःस्रावी हैं कि बाह्यस्रावी हैं, तो क्या कहोगे, जल्दी बोलो। कैसे अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी ना। ये सारे ग्लैंड कैसे हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। ठीक है ना जी। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एक्सोक्राइन। अंतःस्रावी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंडोक्राइन। तो याद रखोगे जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड होता है ना वो क्या सेक्रीट करता है, हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं, हार्मोन स्रावित करती हैं। और जो भी बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती हैं ये क्या स्रावित करती हैं, एंजाइम। हम लोगों के शरीर में 2 तरह के बायो कैटेलिस्ट का निर्माण होता है। मानव शरीर में 2 तरीके के जैव उत्प्रेरक बनते हैं। उत्प्रेरक समझ रहे हो, केमिस्ट्री में सुने हो, कैटेलिस्ट क्या होता है, कैटेलिस्ट जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है या घटा देता है उसको क्या कहते हैं, कैटेलिस्ट। जो रिएक्शन को बढ़ा देता है चाहे कम कर देता है। तो हम लोगों के शरीर में 2 तरीके के कैटेलिस्ट बनते हैं। एक कैटेलिस्ट को क्या कहते हैं, हार्मोन, और एक कैटेलिस्ट को क्या कहते हैं, एंजाइम। तो हार्मोन क्या काम करता है, तो हार्मोन हम लोगों के शरीर में वृद्धि का काम करता है, ग्रोथ का काम करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक हार्मोन हमने लिखा एसटीएच, क्या लिखा, एसटीएच, फुल फॉर्म है इसका सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। क्या है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सेक्रीट करता है, पीयूष ग्रंथि, प्यूटिटरी ग्लैंड इसको सेक्रीट करता है। इस हार्मोन को हम लोग वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। अगर ये किसी व्यक्ति के शरीर में ज्यादा मात्रा में बनने लगे तो उसकी हड्डियों की लंबाई ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और उसको एक बीमारी हो जाएगा। कौन सा बीमारी हो जाएगा, उसको हो जाएगा जो डिजीज उसको कहते हैं एक्रोमिगेली। क्या होगा, एक्रोमिगेली, या फिर एक्रोमिगेली का ही एक दूसरा नाम है जाइंटिज्म। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति में ज्यादा एसटीएच बनेगा तो उसको एक्रोमिगेली हो जाएगा चाहे जाइंटिज्म हो जाएगा। उसके शरीर की लंबाई एबनॉर्मल बढ़ जाएगा, 9 फीट 10 फीट का इंसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और अगर किसी व्यक्ति में यही एसटीएच कम बनने लगे तो बौना हो जाएगा, उसको कौन सा रोग हो जाएगा, ड्वार्फिज्म। कौन सा रोग हो जाएगा, ड्वार्फिज्म। तो एसटीएच की कमी से ड्वार्फिज्म, एसटीएच की अधिकता से एक्रोमिगेली या जाइंटिज्म। तो क्या देखे आप यहां पर कि एसटीएच हार्मोन ही है ना, तो हार्मोन क्या किया, लंबाई को बढ़ा भी दिया और घटा भी दिया। तो अभिक्रिया के दर को बढ़ा भी दिया या घटा भी दिया, यही तो काम कैटलिस्ट का है। तो हम लोगों के शरीर में 2 तरीके के कैटलिस्ट बनते हैं। एक कैटलिस्ट कौन बनता है, हार्मोन। इस कैटलिस्ट को कौन बनाएगा, इंडोक्राइन ग्लैंड। अगर मैं पूछूं कि प्यूटिटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि क्या है तो क्या बोलोगे, इंडोक्राइन ग्लैंड है। पूछूं कि थायराइड ग्रंथि यहां पर है, क्या है, इंडोक्राइन की एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, तो जो भी हार्मोन बनाएगा सब इंडोक्राइन। पीनियल ग्लैंड इंडोक्राइन, थाइमस ग्लैंड इंडोक्राइन, एड्रिनल ग्लैंड इंडोक्राइन। समझ में आ रहा है। और बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या बनाएगा, एंजाइम। तो भोजन के पाचन में हार्मोन का काम है कि एंजाइम का,
एंजाइम तो एंजाइम का, तो यहाँ पर जो भी एंजाइम बनाएगा तो एक्सोक्राइन होगा, याद रहेगा। बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन? एंजाइम बनाने वाला। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन? हार्मोन बनाने वाला। इसमें पहला ग्रंथि क्या लिखा हुआ है? लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड, ये हम लोगों के माउथ में होता है, अभी हम लोगों को पढ़ना भी है इसके बारे में, ठीक है। ये भी अब लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, उसी को सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं। उसके बाद है जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, यह अमाशय में पाया जाता है। यकृत, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो गया, तो ये सब मिल करके एंजाइम बनाती हैं जो कि भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। बुझा गया? नहीं बुझाया? बोलो ना जी, बुझा गया? क्या हुआ? बोलो बुझा गया। चलो नेक्स्ट लिखना, हेडिंग बना लो मुख गुहा। हेडिंग बना लेंगे मुख गुहा। अंग्रेजी में इसको ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी कहा जाता है, या सामान्य बोलचाल की भाषा में माउथ, मुख भी कहते हैं। यहीं से किसका शुरुआत होता है? आहार नाल का शुरुआत होता है, ठीक है। पहला पॉइंट लिखना, इसके निम्न भाग हैं, इसके निम्न भाग हैं, इसके निम्न भाग हैं, इसके निम्न भाग हैं। पहला भाग लिखिएगा टीथ, इसके निम्न भाग हैं टीथ। पहला भाग टीथ, दांत। इसमें लिखना टीथ में दांत कैल्शियम फॉस्फेट के या डेंटाइन के बने होते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, दांतों की ऊपरी परत इनामेल, ब्रैकेट में लिख लेना स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इनामेल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना दांत के आधार पर मानव को डिफोडोंट, थिकोडोंट तथा हेट्रोडोंट कहा जाता है जब, नेक्स्ट पॉइंट, मुख का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो उसे दंत अस्थिक्षरण, टूथ इरोजन कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, दांतों की संख्या गिनने में दंत सूत्र का प्रयोग होता है। जो निम्न है।
7 से ज्यादा हो जाएगा अगर माउथ का पीएच तो उसको क्या कहेंगे, क्षारीय कहेंगे। तो नॉर्मल हम लोगों के माउथ का पीएच होता है 6.5 से लेकर के 6.8 के बीच में, जो कि हम लोगों के सलाइवा का पीएच। और ये पीएच अगर घटने लगे, कम होने लगे और 5.5 से कम हो जाए तो दांत टूटना शुरू हो जाता है। और वही दांतों के टूटने की प्रक्रिया टूथ इरोजन या फिर दंत अस्थि क्षरण दंत अस्थि क्षरण के नाम से जानी जाती है। हाँ? अब जैसे माउथ में कोई बीमारी हो गया, जैसे अब टूथ का एक बीमारी ना, पायरिया, पायरिया हो जाता है दांत में। पायरिया किससे होता है, प्रोटिस्टा से होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटोजोआ, एंट अमीबा जिंजीबेरी। प्रोटोजोआ क्या नाम है, एंट अमीबा जिंजीबेरी, उससे होता है पायरिया नामक बीमारी। उससे मसूड़ों से ब्लड आने लगता है, मसूड़ों से दुर्गंध आने लगता है। ठीक है, अमीबा की प्रजाति है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से पेचिस होता है, और एंट अमीबा जिंजीबेरी से पायरिया होता है। तो पायरिया हो गया तो माउथ का पीएच घटेगा। या फिर ब्रश नहीं प्रॉपरली यूज हो रहा है, रात में खाना खाएं, दांत के अंदर अगर कैविटी है, दांत के अंदर अगर कैविटी है, गड्ढा है, और उसमें भोजन फंस गया, रात भर फंसा रहा, तो अब अंदर में माउथ के अंदर बैक्टीरिया भी है, डिकम्पोजर बैक्टीरिया है, अब घटक जीवाणु सब उस भोजन को सड़ाएगा, गलाएगा, तो पीएच कम हो जाएगा माउथ का। ठीक है, तब पीएच अगर इससे कम होगा तो दांत टूटना शुरू हो जाता है। और इनामेल जो है वो नेचुरल है, वो कृत्रिम रूप से बनता भी नहीं है। इनामेल जो है वो कृत्रिम रूप से नहीं बनता है, प्राकृतिक ही होता है। एक बार अगर टूट गया दांत तो इनामेल की जगह सोना का पानी चढ़ाना पड़ता है। कौन सी का पानी, सोना का पानी चढ़ाना पड़ता है। किसी का भी देखिएगा कृत्रिम दांत जो लगाया जाता है, आर्टिफिशियल टीथ लगाया जाता है, वो कभी भी सफेद नहीं होगा, हमेशा चमचमाता रहेगा। कैसा चमचमाएगा, सोना की तरह। हाँ, एक बार हम गए हुए थे दांत का अपना कैविटी भरवाने के लिए, तो वो पेशेंट था वहाँ, वो कहीं टकरा उकरा करके बेचारा आया था, उसका ऊपर का दूगो टूट गया था, नीचे का दूगो दांत टूट गया था। मतलब बेचारा मुंह खोल रहा था तो गेट टाइप का दिख रहा था। ये अब वो जो है उसको परमानेंट टीथ लगवाना था। तो एक दांत का कीमत जो है वह डॉक्टर द्वारा बताया गया 12,000 बताया गया। एक दांत का कीमत बताया डॉक्टर ने कि 12,000 लगेगा परमानेंट टीथ लगाने में। समझ गए? तो कहा कि 12,000 के अलावा भी कुछ, तो कहा कि ये तो दांत का डेंटाइन का कीमत है, उसके ऊपर इनामेल लगाना पड़ेगा। तो इनामेल की जगह सोना का पानी चढ़ाएंगे, तो एक दांत पर सोना का पानी कितना चढ़ेगा, 3,000 का। एक दांत पर सोना का पानी कितना चढ़ेगा, 3,000 का चढ़ेगा। तो हो गया कितना, 15,000 रुपये एक दांत का कीमत। 4 लगवाना था तो उसका कितना हो गया, 60,000 रुपया लग गया। तो कहा कि सर सोना का पानी छोड़ दीजिए, चांदी का पानी चढ़ा दीजिए। ठीक है, चांदी का पानी चढ़ेगा तो सस्ता में निपट जाएगा, 200-400 में हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो चांदी चढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, आप लोग डॉक्टर के चढ़ाइए देंगे, क्या दिक्कत है? चांदी का पानी नहीं चढ़ाया जा सकता है, चांदी जो है वो रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, चांदी जो है वो रिएक्टिव मेटल है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है चांदी। और अमोटिया अमोनिया के साथ रिएक्ट कर करके अमोनियम सिल्वर अमोनाइड बना देगा। सिल्वर अमोनाइड बना देगा तो पता चला वो जहर है। समझ में आ रहा है? तो अंडा में अमोनिया है तो कैसे खाएगा, कुछ भी अमोनिया वाला नहीं खा सकता। अमोनिया खाए वाला खाएगा उलट जाएगा। समझ में आया? इसलिए क्या चढ़ाते हैं, सोना का पानी। अब सोचो उसका दांत कितना खतरनाक दिखेगा, सब दांत सफेद दिखेगा, मुंह खोलेगा 4 एकदम चमचमाता दांत एकदम आ गए। ठीक है, फोकस कहीं बात करेगा तो लोग उसको नहीं, उसके दांत की तरफ देखते रहेगा, खतरो रहेगा। कोई समझ जाए कि ओरिजिनल सोना है तो उखाड़ उखाड़ लिया। तो सोना का पानी रहता है उसके ऊपर। ठीक है, तो माउथ जो है, टीथ जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इनामेल का बना हुआ है, इसलिए ज्यादा दांत को रगड़ना वगड़ना नहीं चाहिए, तो इनामेल झड़ जाएगा। ब्रश वगैरह भी यूज करना चाहिए तो सबसे सॉफ्ट वाला ब्रश है ना, तनी महंगा पैसा खर्चा हो, 3-4 महीने पर ब्रश चेंज होता है जी, तो बढ़िया वाला खरीदना चाहिए, कम से कम 100-200 रुपया वाला है। हाँ, सॉफ्ट ब्रश, हार्ड ब्रश नहीं है। ब्रश जितना मुलायम हो उतना ज्यादा। अब ऐसा नहीं कि भैंस के पूंछ काट के ब्रश बना लिए हैं। खरखरीटा झाड़ने वाला ब्रश देखे हैं, जो कांटा वाला रहता है, ओसन ब्रश से अगर दांत धो रहे हो तब तो इनामेल झड़ ही जाएगा। कई लोग बालू से मुंह धो लेता है, हम लोग भी धोए हैं तो अपना अनुभव बता रहे हैं, बालू से, रेत से।
पहले कई अथी में जाए तो पहले वो चूल्हा रहता था ना लकड़ी पर, जिस पर खाना बनता था तो उसका राख से भी लोग मुंह धोते थे। नमक तो ठीक है, नमक तो घुल जाएगा, वो लॉस नहीं करेगा, लेकिन राख लॉस करेगा, है ना। चाहे वो जो है बालू से, रेत से मुंह धोना, वो कई बार रेत से मुंह धोवा देता था, सब कहता था देखो दांत चमक गया ना, तो दांत तो चमक ही जाएगा, अंदर का डेंटाइन तो ऐसे ही चमक रहा है, इनामेल टूट गया तो पीला तो इनामेल है, तो दांत तो चमक ही जाएगा, लेकिन किसी लायक वो दांत रह नहीं जाएगा फिर, ठीक है, हमेशा झंझनाते रहेगा। इसलिए इनामेल को बचा करके रखना चाहिए। दांत के आधार पर मनुष्य का कितना नाम दिया गया है? 3 नाम। क्या क्या है? डिफोडोंट, थिकोडोंट, हेट्रोडोंट। डिफोडोंट को हिंदी में कहा जाता है द्विदंती, ठीक है, डिफोडोंट को हिंदी में कहा जाता है द्विदंती। थिकोडोंट को हिंदी में कहा जाता है गर्तदंती, गर्तदंती। और हेट्रोडोंट को कहा जाता है विषमदंती, विषमदंती। ज्यादातर अंग्रेजी नाम ही रहता है, इसलिए अंग्रेजी भी याद रखिएगा, ठीक है। डिफोडोंट को क्या कहेंगे? द्विदंती। थिकोडोंट को गर्तदंती और हेट्रोडोंट को विषमदंती। ये मनुष्य का नाम है, किसके आधार पर रखा गया है? दांत के आधार पर। पहला नाम क्या है इसमें? डिफोडोंट। क्यों रखा गया है? क्योंकि पूरे जीवन काल में दांत कितनी बार आता है? 2 बार। एक बार मिल्क टीथ, उसके बाद परमानेंट टीथ, तो डिफोडोंट कहलाते हैं, द्विदंती। समझ गए? थिकोडोंटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य के दांत किससे जुड़ा हुआ है? जबड़ा से। दांत जो है जबड़ा के अंदर धंसा है ना जी, इसलिए क्या कहा जाता है? गर्तदंती, थिकोडोंट। उसके बाद क्या है? हेट्रोडोंट, विषमदंती। सब दांत एक जैसा नहीं है, एक जैसा है सब दांत। कई प्रकार का दांत है? 4 प्रकार का, इसलिए तीसरा नाम मनुष्य का हेट्रोडोंट, विषमदंती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। दांतों की संख्या अगर गिननी हो तो कौन सा फॉर्मूला उपयोग होता है? दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। तो मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला अलग है, परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला अलग है। मिल्क टीथ जो है उसकी टोटल संख्या मनुष्य में कितनी होती है? 20। दूध का दांत का संख्या 20। अस्थाई दांत का संख्या 24 लिखे हैं। क्या वो दांत है? 24 हम लिखे हैं, तुम लोग भी लिख लिए? चलो लिख लिए हो ना? कॉपी दिखाओ, नोट कर लिए थे? इहो नहीं पता क्या को दांत है? तो पता है तो बोलना चाहिए था ना कि आप 24 लिखे हैं। ठीक है। मिल्क टीथ 20 होता है दूध का दांत, और अस्थाई दांत की संख्या कितनी होती है? 32। और इनकी अगर संख्या गिननी हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला। अब देखो पहले मिल्क टीथ। मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला है 2102 बाई 2102 इंटू 2। ऊपर में जो लिखा हुआ है यह ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या है, अपर जॉ। नीचे लोअर जॉ है, निचला जबड़ा है। और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया कर दिया गया है? क्योंकि मनुष्य के शरीर का सिमेट्री बाइलेटरल है, ठीक है। हम लोगों का जो शरीर है ना, उसमें एक होता है सममिति, सममिति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री जनरली 3 प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं रेडियल, एक को कहते हैं बाइलेटरल, बाइलेटरल, और एक को कहते हैं एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। हिंदी में अगर कहा जाए तो इसको कहते हैं अरीय सममित, अरीय सममित। इसको कहा जाता है बाइलेटरल को द्विपार्श्व सममित, और एसिमेट्री को कहा जाता है असममित। अब इसको समझ लो। अगर किसी जीव के शरीर को, इस तरीके का जीव है, ठीक है, इसके शरीर को आप ऐसे काटते हो, वर्टिकली काटते हो, तो उसका शरीर 2 बराबर भागों में बट जाए, मतलब इसका अपर पार्ट और इसका लोअर पार्ट दोनों एक बराबर हो, तो इस जीव को हम लोग कौन सा सिमेट्री कहेंगे? रेडियल। क्या कहेंगे? रेडियल सिमेट्री। समझ में आया? किसी जीव को अगर आप ऐसे काटते हो और उसका लेफ्ट और राइट पार्ट इक्वल हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? बाई लेटरल सिमेट्री। और किसी जीव को आप कैसे भी काटो, उसके शरीर को बराबर भागों में नहीं बांट सकते हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? एसिमेट्री कहा जाएगा। तो हम लोगों को अगर ऐसे बीचों बीच काटा जाए तो शरीर बराबर भागों में बटेगा? नहीं बटेगा।
और ऐसे अगर काटा जाए लंबवत तो बायां और दायां है अब इक्वल है, इसलिए हम लोगों का सिमेट्री कैसा है, बाइलेटरल। कॉकरोच का सिमेट्री बाइलेटरल, मेढक का बाइलेटरल, सांप का बाइलेटरल, कुत्ते का बाइलेटरल, गाय भैंस सबका बाइलेटरल। बुझाया? ठीक है, इसलिए कितना से मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है कि लिप्स के इधर में जो दांत जहां है इधर में वही दांत उसी जगह है। यहां पर अगर केनाइन है तो एग्जैक्टली यहां पर केनाइन है। ठीक है, इसलिए कितना से गुणा करे हैं, 2 से। अब देखो अगर पूछे आपसे कि इंसीजर का संख्या बताओ, इंसीजर टीथ की संख्या बताओ, तो देखो कितना है, 2 और 2 कितना हुआ, ऊपरी जबड़ा में 2 गो, निचला जबड़ा में 2 गो, क्या हो गया 4। 4 एक साइड हुआ तो यानी अपोजिट में भी 4 गो होगा, तो कितना से गुणा कर दिए, 2 से, तो 4 दूना, इंसीजर क्या हो गया, 8 गो हो गया। केनाइन, केनाइन देखो 1 और 1 2 हो गया, 2 दूने 4। प्री मोलर 0 0 0, मोलर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, तो 8 4 12, 12 8 20 हो गया। क्वेश्चन कई बार आया है कि दूध के दांत में, मिल्क टीथ में कौन सा टीथ एब्सेंट होता है, तो क्या बोलोगे, प्री मोलर। प्री मोलर को हिंदी में क्या कहते हैं, अग्र चवर्णक। क्या कहते हैं, अग्र चवर्णक कहा जाता है। वो दांत दूध के दांत में नहीं होता है, मिल्क टीथ में नहीं होता है। क्लियर? अब देखिए यहां पर परमानेंट टीथ संख्या कितनी, 32, डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3। ठीक है, तो इंसीजर बताओ क्या होगा, हाँ 8 हो जाएगा, केनाइन 4 हो जाएगा, प्री मोलर 8, मोलर 12 32। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, जीभ टंग। दूसरा पार्ट, पहला पार्ट टीथ था, दूसरा पार्ट लिखिएगा टंग, जीभ। इसमें लिखना, यह एक मांसल संरचना है जिसके ऊपरी सतह पर 20 से 25 हजार स्वाद कलियां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा टेस्ट बड पाया जाता है। स्वाद कली 3 प्रकार के स्वाद की सूचना देती है। पहला लिख लीजिएगा स्वीट, दूसरा सावर और तीसरा बीटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जो प्रतिदिन
1.5 लीटर लार स्रावित करती हैं, जिसका पीएच 6.5 से 6.8 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लार में टाइलिन या सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, जो मंड यानी स्टार्च का पाचन करता है। पहली लार ग्रंथि का नाम लिखना, पैरोटिड। यह सबसे लंबी लार ग्रंथि है, जो दोनों गाल में होती है। दूसरा, सबलिंगुअल। यह जीभ के नीचे एक जोड़ी होती है। तीसरा, सबमैंडिबुलर। यह ऊपरी जबड़े के नीचे पाई जाती है। किसका हिंदी नाम भी वही है? हम्म। हो गया? लिख लिए हैं? लिखिए जल्दी। देखो, जीव के बारे में लिखा हुआ है। जीव कैसा संरचना है? तो मांसल संरचना है। किस चीज का बना हुआ है? मांसपेशियों का, मसल से बना हुआ है। ठीक है।
मूवेबल ऑर्गेन है, घुमावशील है ना जी, एक निश्चित दायरे में घूम सकता है, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा रहता है, क्या किसी से नहीं दबता है, नहीं किसी से कटता है, कभी कभी कट जाता है ठीक है। तो मांसल और मूवेबल संरचना है। जीभ के ऊपर कितना लार ग्रंथि है? 20 से 25,000 सेलिवरी है, इसको हम लोग टेस्ट बर्ड कहते हैं, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के द्वारा हम लोग कितना तरह का टेस्ट फील कर सकते हैं? सिर्फ 3 तरह का, स्वीट, सावर और बिटर। चौथा अगर कोई टेस्ट होगा तो उसको हम लोग रिसीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट बर्ड हम लोगों के पास नहीं है। हम लोगों के पास जो टेस्ट बर्ड है वो 3 तरह के ही स्वाद का पता कर सकता है, मीठा, खट्टा, कड़वा। खट्टा में ही नमकीन भी है, मीठा, खट्टा, कड़वा। अब देखो पूछ दिया हमसे चटपटा स्वाद, अब चटपटा स्वाद कैसे पता करोगे बताओ चटपटा मतलब ग्रुप ऑफ स्वीट एंड सावर, है ना, तो स्वीट से स्वीट पता चलेगा, सावर सावर पता करेगा। ठीक है, तो 3 ही तरह का टेस्ट हम लोग पता कर सकते हैं, कौन कौन सा? स्वीट, सावर और बिटर। इससे बीपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछा था, जैसे मान लो इस तरीके का आपका टंग है, जीभ है, ठीक है, तो जीभ का इसको हम लोग क्या कहेंगे? अग्रभाग। इसको क्या कहेंगे? मिडिल पार्ट, या फिर इसको करेंगे साइड मिडिल पार्ट कह सकते हैं। और इसको क्या कहते हैं? पोस्टेरियर पार्ट, पश्च भाग। इसको कहेंगे अग्र, इसको कहेंगे मध्य भाग, और इसको क्या कहेंगे? पश्च भाग, पोस्टेरियर पार्ट। तो याद रखोगे जीभ का जो ये अग्र भाग है ना, यह किस तरह के स्वाद को ग्रहण करता है? मीठा। मीठा आपको पता चलता है इसी से, इससे कई बार क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। दूसरा कौन सा है? सावर। तो मध्य भाग से क्या पता चलता है? सावर। और इस पोस्टेरियर से क्या पता चलता है? बिटर। और यहां सेंटर पर, सेंटर पर नो टेस्ट, सेंटर पर किसी भी प्रकार के स्वाद के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। बात आई समझ में? बना लीजिए, याद रहेगा हमेशा। जीभ के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी स्वाद कली नहीं होती है, इसलिए वहां कोई भी स्वाद पता नहीं चलेगा। है फर्स्ट ये वाला है, ये मध्य है, इसको केंद्र कहेंगे, सेंटर। जीभ के अग्र भाग से मीठा, मध्य भाग से नमकीन या खट्टा, और पश्च भाग से कड़वा, बिटर, तीखा। ठीक है, चलिए, तो वही लिखा हुआ है कि 3 प्रकार का स्वाद की सूचना देता है, स्वीट, सावर, बिटर। मुख गुहा में लार ग्रंथि पाया जाता है, सेलिवरी ग्लैंड। ठीक है, लार ग्रंथि, सेलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। तो नॉर्मल एक व्यक्ति में प्रत्येक दिन कितना सेलाइवा बनता है? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर सेलाइवा हम लोगों के माउथ में बनते रहता है। और सेलाइवा का पीएच कितना है? 6.5 से 6.8, मतलब हल्का अम्लीय है ये। सेलाइवा में एक इंजाइम होता है, इंजाइम समझ गए? कौन सेक्रेट करता है? बाह्य स्रावी ग्रंथि। कौन सा इंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। कौन सा इंजाइम? टाइलिन। पी साइलेंट है, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? टाइलिन। या फिर टाइलिन को ही कई किताबों में क्या लिखा रहता है? सेलिवरी एमाइलेज, एक ही नाम है दोनों। ठीक है, टाइलिन या सेलिवरी एमाइलेज होता है। यह किसका पाचन करता है? मंड का, स्टार्च का। स्टार्च का नाम सुने हो? क्या होता है स्टार्च? क्या होता है स्टार्च?
हम लोगों में क्या किलो स्टार्च है? कहाँ नाम सुन लिए थे जी, बोल नहीं रहे हैं तब? तो कहाँ सुने थे बायोलॉजी में, क्या सुने थे इसके बारे में, एक आध लाइन बताइए। व्हाट इज स्टार्च? कौन रखता है? हाँ बहुत बढ़िया। देखो पौधा खाना क्या बनाया, पौधा खाना क्या बनाया, कल पढ़ाए थे ना। भोजन के रूप में प्लांट क्या बनाता है? ग्लूकोज। तब ग्लूकोज यूज कर लेगा। आप घर में 10 रोटी बना लिए हैं, आप खाओगे 5 रोटी 4 रोटी, 5 रोटी जो बच गया वो फेंक दीजिएगा कि रख लीजिएगा, अगले दिन यूज हो जाएगा, अगले दिन प्रयोग कर लेंगे। तो आपने जो भोजन रखा वो आपका क्या है? संचित भोजन है। हिंदी में क्या कहेंगे? संचित भोजन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रिजर्व्ड फूड। ठीक है। तो पौधा क्या करता है? जो ग्लूकोज भोजन में बनाता है उसमें से बचे हुए ग्लूकोज को पत्ता के भीतर स्टोर कर लेता है, जमा कर लेता है। और जब ग्लूकोज को वो जमा करता है तो उसी जमा ग्लूकोज को क्या बोला जाता है? स्टार्च। तो स्टार्च कुछ और नहीं ग्लूकोज ही है, लेकिन कैसा ग्लूकोज? बासी ग्लूकोज। समझ में आया? तो पौधों का अगर पूछा जाए संचित भोज्य पदार्थ क्या है तो क्या बोलोगे? स्टार्च। पौधों का रिजर्व्ड फूड क्या है? स्टार्च। हम लोगों के शरीर में हम लोग भी कुछ भी खाते हैं, चना खाते हैं चाहे जिलेबी खाते हैं, बनता क्या है? ग्लूकोज। कुछ भी आप खाते हो फाइनल प्रोडक्ट उसका क्या बनेगा? ग्लूकोज। और हम लोगों का बॉडी का सेल भी कुछ ग्लूकोज को स्टोर करता है, जमा करता है। तो हम लोगों में जो ग्लूकोज जमा रहता है उसका नाम याद रखोगे क्या होता है? ग्लाइकोजेन। नोट में एक पॉइंट लिखो, नोट में लिखिएगा। पौधों का संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च। पौधों का संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च। स्टार्च। जबकि जबकि जंतु और कवक का जंतु और कवक का संचित भोजन ग्लाइकोजेन GLYCOGEN GLYCOGEN ग्लाइकोजेन है। ठीक है। हम लोगों में क्या है? ग्लाइकोजेन। हम लोगों में जो रिजर्व्ड ग्लूकोज कोशिका में जमा होगा वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होगा, प्लांट में स्टार्च। समझ में आया? मशरूम आप खाते हो, क्या है? वेज की नॉन वेज? वेज है। क्यों वेज है? अभी आप क्या लिखे हो? जंतु और कवक दोनों का रिजर्व फूड क्या है? फिर मशरूम कैसे हो जाएगा वेज? वही तो लिखे हो आप, जो लिखे हो वही तो पूछ रहे हैं। जब उसका रिजर्व्ड फूड ग्लाइकोजेन है तो जंतु क्या हुआ? कवक क्या हुआ? नॉन वेज ही तो हुआ। तो वही लिखे हैं आप जो लिखे हैं वही तो हम पूछ रहे हैं। मशरूम जो होता है ना उसको प्लांट के क्राइटेरिया में कैसे रखेंगे? जब उसका रिजर्व फूड ग्लाइकोजन है, रिजर्व फूड स्टार्च होता तब ना पौधा होता, उसमें तो ग्लाइकोजन बन गया। केवल एक आधार पर उसको हम लोग भेज में रख सकते हैं, मशरूम में कोशिका भित्ति पाई जाती है। समझ में आ रहा है? जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, बस एक इसी कारण से मशरूम भेज में जाता है। मतलब वो कह सकते हो संयोजना योजना कड़ी है वेज और नॉन वेज का, कनेक्टिव लिंक बिटवीन वेज एंड नॉन वेज। हाँ कैसे बनाते हैं? कौन? मशरूम पर पोषण करता है। पर पोषण में मृत जीवी पर पोषण करता है। ये तो लिखाए थे हम पहले ही क्लास में, फर्स्ट क्लास में बताए थे ना, सेकंड क्लास में। अब वो आप पर हम छोड़ दिए जो मानो। अगर देखो 3 जीवों में कोशिका भित्ति होती है, ये पढ़ाए थे ना। किसमें किसमें? पौधा में। पौधा का कोशिका भित्ति किसका बना रहता है? सेलुलोज का। दूसरा कोशिका भित्ति किसमें? कवक में। कवक का कोशिका भित्ति किस चीज का? काइटिन का। किसका? काइटिन का। तीसरा कोशिका भित्ति बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति किस चीज का? पेप्टिडोग्लाइकेन का।
दुनिया में केवल 3 जीवों में कोशिका भित्ति है। प्लांट में सेलुलोज, कवक में काइटिन, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन। बैक्टीरिया का अध्ययन जूलॉजी में नहीं करते हैं, किसमें करते हैं? बॉटनी में। बैक्टीरिया का अध्ययन किसमें होता है? बॉटनी में होता है, वनस्पति विज्ञान में होता है। मतलब बैक्टीरिया जंतु नहीं है, बैक्टीरिया पौधा है, वनस्पति है। समझ में आ रहा है? बैक्टीरिया जंतु नहीं है। ये मत सोचना कि बैक्टीरिया टंगड़ी वाला है, चलने वाला। बैक्टीरिया क्या है? जंतु है, जो वनस्पति है, प्लांट है। वैसे ही चूंकि कवक में भी कोशिका भित्ति होता है, मशरूम में भी काइटिन का बना हुआ कोशिका भित्ति है, सिर्फ इसी आधार पर उसको पौधा में रख सकते हैं। अगर उसका एनाटॉमी देखोगे तो वो आपका नॉनवेज हो जाएगा। इसीलिए पूजा पाठ में मशरूम मशरूम का उपयोग अभी नहीं। घर में सत्यनारायण भगवान का कथा हुआ, पंडित जी को मशरूम बना के खिला रहे हैं। ठीक है, समझदार पंडित जी होंगे तो नहीं खाएंगे। समझ गया? भगवान बुद्ध पर भी ये एक आर्टिकल हम पढ़ रहे थे, तो उनको फूड पॉइजनिंग हो गया था, जिसके चलते भगवान बुद्ध शरीर छोड़े थे। फूड पॉइजनिंग में उनको जहरीला कवक खिला दिया गया था, जिसका क्या नाम था? सुकर माधव कुछ करके नाम था। कई लोग इसमें इसमें तर्क है, डिबेट है। कई लोग इसको कहते हैं सुअर का मांस दे दिया था खाने में, सुकर माधव। तो लेकिन ऐसे तो भगवान थे, सुअर पता थोड़ी चल जाएगा कि नहीं? पता तो चल ही जाएगा कि सुअर का मांस तो नहीं खाते। तो कई जगह कुछ लोग इतिहासकार यह भी कहते हैं कि वो सुकर माधव जो था वो क्या था? जहरीला कवक का प्रजाति था। कई लोग नाम से निकालते, सुकर माने संस्कृत में सुकर का मतलब सुअर होता है। ठीक है, तो कई लोग कहते हैं सुअर का मांस था, तो सुअर का मांस तो पता चल जाएगा, नहीं खाते। इसलिए कुछ इतिहासकार इस पर यह भी कहते हैं कि वो क्या था? जहरीला कवक था। अब कवक का खाने वाला मात्र 5% वेराइटी ही है। घर जो कवक हम लोग खाते हैं उसका 5% वेराइटी खा सकते हैं। अभी नहीं कि गांव में गए हैं वो सब कुकुर वाला निकला रहता है पेड़ के नीचे, बहुत जहरीला होता है। बरसात में नहीं होता है, पेड़ ओड़ के टहनी में बांस का कोपर है, उसमें से निकला हुआ है, बड़ा बड़ा निकला हुआ है, पतला सा टहनी पर, वो खाओ रात भर में उलट जाएगा इंसान। बहुत जहरीला होता है। वो कवक में ही आता है। किसमें आता है? कवक है, एस्परजिलस वगैरह सब कवक है। वो खाने पर दिक्कत हो जाए, सब फूड उसमें पॉइजन रहता है। तो खेती ना होता है, जो हम लोग खाते हैं सब खेत से आता है, तब है ना 50 रुपया पैकेट मिलता है। गांव में तो फ्री में मिल जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो वही लिखे हैं यहाँ पर कि इसमें कौन सा एंजाइम? टाइलिन या सेलिवरी एमाइलेज। ये टाइलिन किसका डाइजेशन करेगा? स्टार्च का। मनुष्य बात कहां से होगी? मुख में क्या है? लार है। लार में क्या है? सेलिवरी एमाइलेज है, टाइलिन है। वह किसका पाचन कर देगा? स्टार्च का। आप रोटी खाओ, चना खाओ, कुछ भी खाओ, सबके अंदर क्या है? स्टार्च है। पौधा का कोई भी प्रोडक्ट, सब में स्टार्च है। वो स्टार्च कहाँ पच गया? मुंह में पच गया। क्वेश्चन देगा कि मुंह में प्रोटीन पच गया, प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा? हाँ बोलो। छोटी आंत में। हाँ, अगर स्पेशल दे दिया कुछ प्रोटीन तो आमाशय में भी प्रोटीन का पाचन होता है। समझ गए? लेकिन स्टार्च का पाचन कहाँ हो जाएगा? मंड का। कहाँ हो जाएगा? मुख में हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां हैं, उसमें पहली लार ग्रंथि का क्या नाम है? पैरोटिड। ये पहली लार ग्रंथि है, क्या नाम है? पैरोटिड। ये कहां पर है? दोनों साइड गाल के भीतर। दोनों साइड गाल के भीतर, जीभ के नीचे से शुरू होता है और कनपट्टी तक गया हुआ है, यहां तक दोनों साइड। इसको क्या कहते हैं? पैरोटिड। ये कैसी लार ग्रंथि है? सबसे लंबी, टॉलेस्ट सेलिवरी ग्लैंड पैरोटिड है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? सब लिंगुअल। लिंगुआ माने क्या होता है? जीभ। लिंगुआ वर्ड का क्या मतलब होता है? लिंगुआ, इसका मतलब होता है जीभ। सब लिंगुअल कहाँ है? जीभ के नीचे, एक जोड़ा ये भी है। और तीसरा क्या है? सब मैंडिबुलर, यह भी कहाँ है? ऊपरी जबड़ा के नीचे, एक जोड़ा। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि है, मतलब 6 लार ग्रंथि है। इससे क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस एग्जाम में। क्वेश्चन था मम्स, हिंदी में इस बीमारी को कहते हैं गलसुआ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था कि गलसुआ रोग निम्नलिखित में से कौन सी लार ग्रंथि में होता है? पैरोटिड में, सबलिंगुअल में, सब मैंडिबुलर में? सब में एगो में होगा।
हाँ, क्या बोले, बोलिए। हाँ, मम्स किस में होगा? पैरोटिड। गलसुआ, इसमें देखिए गाल में सूजन आ जाता है, ठीक है, ये पुआ जैसन फूल जाएगा, तो पानी भी निकलना नहीं बनेगा, पानी भी निकलोगे नहीं निकलाएगा, गले में भयंकर दर्द रहेगा, ठीक है। तो मम्स डिजीज किस लार ग्रंथि को प्रभावित करता है? पैरोटिड को प्रभावित करता है, ठीक है। मम्स बीमारी किससे होता है? ऑप्शन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। बोलिए। गेस नहीं करना है, वायरस का फिर नाम बताओ। प्रोटोजोआ, नाम बताओ प्रोटोजोआ। तो मुंह में अगर हो रहा है तो प्रोटोजोआ मुंह में हो रहता है। अरे तो वो एक प्रोटोजोआ का प्रजाति था। अब जैसे मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। मलेरिया जो होता, मलेरिया मच्छर, कैसे पार घाट लगिएगा आप लोग, मलेरिया मच्छर से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। उस प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ, उसको पहुंचाने का काम फीमेल एनाफ्लीज मच्छर करता है, मच्छर से नहीं होता। अब जैसे पूछे डेंगू किससे होता है, तो क्या कहोगे? मच्छर से। डेंगू मच्छर से होता है। डेंगू किससे होता है? वायरस से। कौन से वायरस से? फेल्बी राइबो वायरस से। फेल्बी राइबो वायरस को पहुंचाने का काम एडीज मच्छर करता है, समझ गए? हाँ, देख लिए कॉपी। कौन से वायरस से होता है? पारामिक्सो। वायरस का नाम है पारामिक्सो वायरस। इससे कौन सा बीमारी होता है? मम्स। क्लियर? गलसुआ। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। अगला हेडिंग बनाइएगा एपीग्लॉटिस। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, क्या ऐसे लिख लो ना, ईसोफेगस लिख लो, ग्रास नली। मुख हो गया, मुख के बाद लिखिएगा ईसोफेगस, ग्रास नली सेकंड। पारामिक्सो, PARAMYXO। हेडिंग बनाइएगा सेकंड, ईसोफेगस। इसमें ओ साइलेंट है। क्या पढ़ेंगे? ईसोफेगस, ग्रास नली। इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में फूड पाइप भी कहा जाता है, आहार नली या भोजन नली भी कहते हैं, ठीक है, एक ही बात है। फूड पाइप, ओसोफेगस, आहार नली, सब इसी को कहा जाता है। इसमें लिखिएगा डैश दे करके, भोजन नली और श्वास नली, भोजन नली और श्वास नली एक ही ढक्कन द्वारा, एक ही ढक्कन द्वारा बंद होती है, एक ही ढक्कन द्वारा बंद होती है, जिसे जिसे एपीग्लॉटिस, जिसे एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस हिंदी में इसको कहा जाता है घंटी ढक्कन, जिसे एपीग्लॉटिस कहते हैं, जिसे एपीग्लॉटिस कहते हैं। हो गया। अगला पॉइंट, एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस भोजन को श्वास नली में जाने से, एपीग्लॉटिस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। अगला पॉइंट, इसका नियंत्रण, नेक्स्ट पॉइंट है, इसका नियंत्रण पश्च मस्तिष्क के, इसका नियंत्रण पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लेंगाटा, इसका नियंत्रण पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लेंगाटा
हिंदी नाम भी यही है, मेडुला ऑब्लिंगाटा, या केवल मेडुला भी कह सकते हो आप। इसका नियंत्रण पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिंगाटा द्वारा होता है। हो गया। अब देखो, हम लोगों के माउथ से एक ट्यूब निकलेगा मुख गुहा से, और एक ट्यूब कहां से निकलेगा, नाक से। तो नाक में यहां पर दो छिद्र है, नॉस्ट्रिल्स। नाक का दोनों छिद्र क्या कहलाता है, नॉस्ट्रिल्स। नासिका छिद्र, नासिका छिद्र किसमें खुलता है, विंड पाइप। इसको हिंदी में कहते हैं श्वास नली, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, विंड पाइप, हिंदी में क्या कहेंगे, श्वास नली। और यहां पर एक ट्यूब, यह कहां से निकल रहा है, मुख से, माउथ से। इसको क्या कहोगे, फूड पाइप। इसे क्या कहेंगे, फूड पाइप, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, ईसोफेगस। फूड पाइप या फिर ईसोफेगस कहलाएगा। ईसोफेगस कहां से निकला, माउथ से। विंड पाइप कहां से निकला, नाक से, नॉस्ट्रिल से। नीचे में आएगा ना तो ये दोनों एक ही कैप से बंद है, यहां पर एक ही ढक्कन है, इस तरीके का एक ही कैप है। इस कैप को हम लोग कहते हैं एपीग्लॉटिस। एपी, अब 3D डायग्राम है इसलिए बहुत क्लियर यहां नहीं बनेगा। इसको क्या कहते हैं, एपीग्लॉटिस। एग्जैक्टली यहां पर कंठ के नीचे ही रहता है, कंठ के जस्ट नीचे यहां पर रहेगा, ठीक है, एपीग्लॉटिस। इधर ये विंड पाइप जो है, यह विंड पाइप किस में खुलेगा, फेफड़ा में। विंड पाइप, श्वास नली नीचे जाए कहां खुल जाएगा, फेफड़ा में। और ये जो फूड पाइप है, भोजन नली, यह भोजन नली कहां आकर के खुलेगा, अमाशय में। भोजन नली कहां खुलेगा, अमाशय में। अमाशय किस में खुलेगा, छोटी आंत में। अमाशय जो है किस में जाएगा, छोटी आंत में। अब देखो, जब आप भोजन करते हो तो वो भोजन कहां पहुंचेगा, मुख में, माउथ में। और माउथ से पहुंचते ही एकदम यहीं पर कंठ के पास, कंठ के पास ही वो किस में चला जाएगा, फूड पाइप में। और सांस ले रहे हो तो वो सांस नाक से गया और यही कंठ के पास किस में चला जाएगा, विंड पाइप में। यहीं पर इसका रास्ता है, यही रास्ता ये वाला जो दिख रहा है यही है, एपीग्लॉटिस। अब इस एपीग्लॉटिस को कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका हिंड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, इसका मेडुला। यही मेडुला किसका किसका कंट्रोल करता है, उल्टी का, वोमिटिंग कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। भोजन का निगरण, भोजन को निगलना कौन कंट्रोल करता है, मेडुला, ठीक है। आपका श्वसन दर, रेस्पिरेटरी रेट कौन रेगुलेट करता है, मेडुला। 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो, हाँ, 72 बार ना, हाँ। सब हवा आप ही लोग टान लीजिए, कितना बार करते हैं, 16 से 17 बार। 72 बार आपका हार्ट बीट का रेट है, पल्स रेट है, क्या है, पल्स रेट। रेस्पिरेटरी रेट कितना है, 16 से 17 बार, ठीक है। तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है, मेडुला। मेडुला कहां पर, एकदम पश्च मस्तिष्क में। हम लोगों का ब्रेन जो है, मस्तिष्क बाहर से किस आवरण के अंदर ढका हुआ है, क्रैनियम। ये आगे मिलेगा, क्रैनियम 8 हड्डियों का एक बक्सा है जिसके अंदर हम लोगों का ब्रेन ढका हुआ रहता है। ब्रेन का केवल एक भाग जो क्रैनियम से ढका हुआ नहीं है, वो कौन होता है, मेडुला। बहुत सेंसिटिव पार्ट है। कई गो आधुनिक माता पिता लोग होता है, बच्चा को हवा में फेंक फेंक के खिलाता है, नहीं खिलाता है, बच्चा को लिया हवा में फेंक दिया, कैच कर लिया। खिलाना चाहिए, वैसे नहीं खिलाना चाहिए। बच्चा की फुटबॉल है कि हवा में फेंक फेंक के खिला रहे हैं। कई बार हवा में फेंकिएगा, कैच किए, फेंके, कैच किए, फेंके, कैच नहीं हुआ, तो नहीं कैच हुआ तो कहाँ गिर जाएगा, नीचे गिरेगा। और नीचे गिरेगा, गलतियों से मेडुला पर उसको चोट लग गया तो कोई डॉक्टर इलाज फिर नहीं करेगा, इलाजे नहीं है उसका। इधर इधर चोट लगे तो इधर क्रैनियम है, खोपड़ी बचा लेगा ब्रेन को। इधर उधर चोट लगे, आगे चोट लगी, इधर लगे, इधर लगे, तो क्रैनियम में बचा लेगा। इधर चोट लगे, कोई क्रैनियम में नहीं है, और सीधे मेडुला पर लगा, मामला खत्म। एक ही बार सांस लेना रुक जाएगा, हार्ट चौक कर जाएगा। तो ब्रेन का ये एरिया जो होता है बहुत सेंसिटिव रहता है। देखिए, बॉक्सिंग वॉक्सिंग में इधर हिट करना मना रहता है कि आप इधर हिट नहीं कर सकते, बहुत सेंसिटिव एरिया है पीछे का। इसी को छोटा दिमाग कहा जाता है। वो मूवी था ना, कहता है कि इधर नहीं मारने का साहब, इधर छोटा दिमाग होता है। हाँ, तो वह छोटा दिमाग इधर है, मेडुला, ठीक है। तो यही मेडुला जो होता है वो भोजन, ये एलाउ, जब आप खाना खा रहे हो तो मेडुला एलाउ किया, विंड पाई एपीग्लॉटिस को खुलने में, एपीग्लॉटिस खुला, भोजन आ गया कहाँ पर, स्टमक में। यही मेडुला एलाउ किया किसको, भोजन को, एपीग्लॉटिस को। तो सांस लेते हो तो कहाँ आ जाता है, फेफड़ा में।
अब कई बार ऐसा होता होगा कि आप खाना खा रहे हो, देखिएगा आप ग्लास से पानी अगर पी रहे हैं उतने देर तक आप सांस नहीं ले पाओगे। पानी अगर पी रहे हो ना तो उतना देर सांस लेना बंद रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। अब आप कहोगे ना हम बिहारी, हम सांसों लेंगे पानियों पियेंगे। सांसों लेंगे और पानियों पियेंगे तो क्या होगा? सरक जाएगा। दोनों काम एक ही साथ हो ही नहीं सकता। दो गो वहां ढक्कन रहता तो हो जाता, एक ही ढक्कन है। सांसों लोगे पानियों पियोगे तो पानी जाने वाला था कहाँ? अमाशय में, वो निकलेगा कहाँ से? नाक से। कई बार आप चावल खा रहे हो, चावल खाते समय छींक आ गया तो भात कहाँ से निकलता है? वो जा रहा है कहाँ? हम यहाँ पहुंचा जैसे ही यहाँ पर, अब एपिग्लॉटिस पूछ रहा है, मेडुला पूछ रहा है। एपिग्लॉटिस पूछा मेडुला से कि सर किधर खुलना है, मेडुला भी डिस्टर्ब है क्योंकि उसी समय आप सांस भी ले लिए हो। खाने समय बात करना किसका मना ही रहता है? खाते समय बात नहीं करो। अगर बात अधिक करोगे खाते समय तो थोड़ा सा भी अगर ऑक्सीजन घुसा यहाँ से, एयर घुसा यहाँ से मेडुला में, तो भोजन को कहाँ से फेंकवा देगा? नाक से। भोजन कहाँ से निकलेगा? सीधे नाक से बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों ट्यूब जो है वो अलग अलग है, फूड पाइप अलग है, विंड पाइप अलग है, लेकिन दोनों किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? एपीग्लॉटिस। और एपीग्लॉटिस किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? मेडुला के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। तो एपीग्लॉटिस का मुख्य काम भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना, और श्वास को किधर आने से रोकना? अमाशय में जाने से रोकना। ना तो आप लोग हवा पी के पेट भर लीजिएगा। अगर हवा अमाशय में जाने लगे तो भूख लगे तो सांस लोगे, सब सांस कहाँ घुस जाएगा? अमाशय में। पेट भर गया। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में स्टमक करा देंगे।